अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे, हमारा जो टॉपिक है वो है सेल साइकिल का। नेक्स्ट टॉपिक इंटरफेस के बाद हमारा जो टॉपिक है वो है माइटोसिस। माइटोसिस और इसके फेजेस हम पढ़ेंगे और उसके साथ इसकी सिग्निफिकेंस कि माइटोसिस कितने स्टेप्स में होती है, कैसे होती है माइटोसिस, और नेक्स्ट अगर माइटोसिस होती है तो हमें इसका कोई फायदा है या नुकसान है, क्या है इसमें। ठीक है, तो इसके सबसे पहले अगर हम डेफिनेशंस की करें कि माइटोसिस क्या चीज़ है, तो हम ये कहते हैं कि ऐसी डिवीजन है माइटोसिस जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम नेक्स्ट जनरेशन में या नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग में कांस्टेंट रहते हैं या रिमेनिंग सेम रहते हैं। तो जैसे पेरेंट सेल में होंगे वैसे ही डॉटर सेल में होंगे। इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है जितने पेरेंट सेल में होंगे उतने ही डॉटर सेल में होते हैं। इसमें क्रोमोसोम का नंबर कांस्टेंट रहता है। अगर हम इसको फेजेस में दिखाएं तो हम कहते हैं कि माइटोसिस के 4 फेजेस होते हैं। फेजेस 4 हैं इसके। एक है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और देन है हमारे पास टीलोफेज। माइटोसिस में अगर हम इसमें पहले इसकी डिवीजन देख लें तो हम ये कहते हैं कि माइटोसिस में 2 डिवीजन होती हैं। एक को हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस और दूसरे को हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। यहाँ पे हम साइटोकाइनेसिस से मान लेते हैं कि जो डिवीजन है साइटोप्लाज्म की उसको हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस। डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म is called cytokinesis और division of nucleus is called karyokinesis। अब यहाँ पे अगर हम इसके फेजेस माइटोसिस के देखें तो सबसे पहले हमारे पास आएगा प्रोफेज, एक मेटाफेज, एक एनाफेज और फिर हमारे पास आएगा टीलोफेज। अब यहाँ पे हम सबसे पहले इसमें देखते हैं कि प्रोफेज में क्या चेंजेस आती हैं। अगर हम ये देखते हैं कि प्रोफेज है तो प्रोफेज हमारे पास स्टार्ट होगा लेस्ट इंटरफेज। इंटरफेज जहाँ पे एंड होगा वहाँ पे हमारे पास प्रोफेज स्टार्ट होता है। हमने देखा था कि यहाँ पे अगर हम कहते हैं कि ये हमारे पास इंटरफेज है, ये इंटरफेस का आपने स्ट्रक्चर देखा, यहाँ पे क्रोमोसोम्स इस फॉर्म में होते हैं। तो हम यहाँ पे इसके पॉइंट वाइज देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी चेंजेस आती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रोफेज में जो क्रोमोसोम्स होंगे, अगर इंटरफेस की अगर हम बात करें तो इंटरफेस में क्रोमोसोम जो है वो कंडेंस फॉर्म में होते हैं, मतलब वो धागों की फॉर्म में होते हैं। लेकिन जब प्रोफेज आएगा तो क्रोमोसोम जो है वो प्रॉपर हमें फॉर्म में नजर आना शुरू हो जाएंगे। तो हम कहते हैं कि यहाँ पे क्रोमोसोम्स अपीयर होना शुरू हो जाते हैं, सबसे पहली बात। दूसरी बात हम कहते हैं कि इसमें एक और चेंज आता है कि यहाँ पे जो इसकी न्यूक्लियर इन्वेलप है ये और न्यूक्लियोलस ये दोनों डिसअपीयर होना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे हम कहते हैं कि न्यूक्लियर इन्वेलप और साथ न्यूक्लियोलस ये दोनों चीजें जो है ये डिसअपीयर होना शुरू हो जाती हैं। तीसरी चीज हम इसमें कहते हैं, एक चीज क्रोमोसोम जो है वो हमें प्रॉपर नजर आना शुरू हो जाते हैं। दूसरी बात न्यूक्लियर इन्वेलप और न्यूक्लियोलस डिसअपीयर हो जाते हैं। तीसरी चीज हम कहते हैं कि इसका सेंट्रोसोम जो है वो डिवाइड होके 2 सेंट्रोसोम्स बना देता है। सेंट्रोसोम्स डिवाइड, यहाँ पे 2 सेंट्रोसोम्स डिवाइड होंगे और अपोजिट साइड पे मूव करना शुरू कर देंगे। तीसरी चीज हम चौथी इसमें हम कहते हैं कि जब सेंट्रोसोम्स डिवाइड होंगे तो यहाँ पे एक चीज बनेगी जिसको आप कहते हैं स्पिंडल फाइबर्स। और नेक्स्ट आप देखेंगे कि स्पिंडल फाइबर्स का माइटोसिस में बहुत ज्यादा रोल होता है। अगर हम इसमें इसकी प्रोफेज की डायग्राम बनाते हैं तो हम ये कहते हैं कि इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होगा कि यहाँ पे ये इसके 2 सेंट्रोसोम अपोजिट साइड पे मूव करते हैं। ये अगर हम इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनाते हैं तो हम ये कहते हैं कि ये इस तरह से डिसअपीयर होना शुरू हो जाती है और क्रोमोसोम इस तरह से प्रॉपर तौर पे हमें नजर आना शुरू हो जाते हैं। ये जो फेज है इसको आप नाम देते हैं, ये कौन सी फेज है, ये हमारे पास है प्रोफेज। नेक्स्ट
इसको हम कहते हैं कि अगर प्रोफेज है, प्रोफेज के इवेंट्स मैं दोबारा बता देती हूँ। प्रोफेज में आप देखते हैं क्रोमोसोम आपको प्रॉपर नजर आना शुरू हो जाते हैं, न्यूक्लियर इनवेलप और न्यूक्लियोलस डिसअपीयर होना शुरू हो जाते हैं, सेंट्रोसोम डिवाइड हो जाता है, स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं। और नेक्स्ट हम कहते हैं कि अगली चीज हमारे पास आ जाती है मेटाफेज। माइटोसिस का जो सेकंड फेज है उसको आप कहते हैं मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होगा कि मेटाफेज का जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि क्रोमोसोम जो है वो सेंटर में आके अलाइन होना शुरू हो जाते हैं, मतलब इक्वेटर पे आके क्रोमोसोम जो है वो अलाइन होना शुरू हो जाते हैं। हमारे पास अगला फेज है मेटाफेज। मेटाफेज के अगर हम पॉइंट्स लिखते हैं तो हम कहते हैं कि मेटाफेज में क्या होता है, मेटाफेज प्लेट बनती है। और ये मेटाफेज प्लेट कैसे बनेगी कि आपको प्रोफेज में बताया था कि जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं उनका बहुत रोल होता है। अब क्रोमोसोम मेटाफेज प्लेट कैसे बनाएंगे, क्रोमोसोम जो है वो स्पिंडल फाइबर्स के साथ अटैच होते हैं। इस स्पिंडल फाइबर्स की वजह से ही क्रोमोसोम सेंटर पे आके अलाइन होते हैं। तो हम ये कहते हैं कि स्पिंडल फाइबर्स अटैच विद क्रोमोसोम्स। अगर इसकी डायग्राम हम बनाएं तो हम ये कहते हैं कि ये अगर हमारे पास स्ट्रक्चर है तो हम ये कहते हैं कि ये हमारे पास सेंट्रोसोम में से निकलते हैं स्पिंडल फाइबर्स। हम ये कहते हैं कि ये क्रोमोसोम है हमारे पास, ये इस तरह से सेंटर में आके अलाइन होना शुरू हो जाते हैं। ये जो एक सीक्वेंस में एक प्लेट मास स्ट्रक्चर में आके बनते हैं इसको आप कहते हैं ये है हमारे पास मेटाफेज प्लेट। नेक्स्ट अगली चीज है हमारे पास एनाफेज। माइटोसिस का जो थर्ड फेज है वो है हमारे पास एनाफेज। फ्रेंड्स एनाफेज जो है ये सबसे इम्पॉर्टेंट फेज है। जैसे आपने इंटरफेज में कहा था कि इंटरफेज में जो सिंथेसिस फेज होता है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, इसी तरह हम कहते हैं कि इसमें माइटोसिस में जो एनाफेज होता है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। इसमें एनाफेज क्यों इम्पॉर्टेंट होता है कि इसमें जो क्रोमोसोम है, स्पिंडल फाइबर जो है वो कंट्रैक्ट करते हैं, अपोजिट पोल की तरफ मूव करते हैं, जिसकी वजह से क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं। हाफ क्रोमोसोम एक साइड पे मूव करता है, हाफ क्रोमोसोम दूसरी साइड पे मूव करता है। यहाँ पे आपने देखना है कि ये ऐसा पॉइंट है जहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम, जो क्रोमोसोम की मूवमेंट है वो हमें देखना पड़ती है कि अगर यहाँ पे कोई मिस्टेक हो जाए, यहाँ पे कोई म्यूटेशन आ जाए तो क्रोमोसोम जो मूव कर रहे हैं वो डॉटर सेल में एब्रेशंस ला सकते हैं कि एक सेल के अंदर ज़्यादा क्रोमोसोम जा सकते हैं, दूसरे में कम जा सकते हैं। अगर कम या ज़्यादा जाएंगे तो इसकी वजह से आपके पास जो नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग आएगा वो नॉर्मल ऑफस्प्रिंग नहीं होगा, उसके अंदर डिजीज आएगा। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि इसके पॉइंट्स में अगर एनाफेज में हम देखते हैं तो हम कहते हैं कि स्पिंडल फाइबर्स कंट्रैक्ट, स्पिंडल फाइबर्स contract and due to this contraction chromosome moves towards the opposite pole. अब इसकी हम डायग्राम बनाएंगे तो डायग्राम से आपको सही समझ आ जाएगी कि क्रोमोसोम कैसे मूव करते हैं। कि अगर ये इस तरह से हम बनाएं तो हम कहते हैं आप लोग अगर मेटाफेज प्लेट को ध्यान में रखें तो मेटाफेज में आपने बनाया था कि सेंटर में क्रोमोसोम ऐसे अरेंज होते हैं इस तरह से। तो ये क्रोमोसोम इस तरह से हाफ मूव करते हैं, हाफ क्रोमोसोम इधर चला जाता है, हाफ क्रोमोसोम इधर मूव कर जाता है। ये आपने कभी भी इस तरह नहीं करना कि ये क्रोमोसोम इस तरह से सेपरेट नहीं होते, क्रोमोसोम इस तरह से सेपरेट होते हैं, हाफ इस साइड पे चले जाएंगे, हाफ इस साइड पे चले जाएंगे। अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे एबरेशंस कैसे आती हैं, डिजीज कैसे आता है कि अगर यहाँ पे क्रोमोसोम ये वाला, अगर इसकी हम बात करते हैं तो ये क्रोमोसोम अगर हाफ नहीं होता, अगर ये सेपरेट नहीं होता, पूरे का पूरा क्रोमोसोम इस साइड पे मूव कर जाता है, तो इसका मतलब यहाँ
पे इस सेल में क्रोमोसोम का जो नंबर होगा वो एडिशनल होगा। मतलब अगर यहाँ पे एक क्रोमोसोम होना चाहिए था तो इस पूरे की वजह से यहाँ पे 2 क्रोमोसोम हो जाएंगे और इस साइड पे जो सेल होगा उसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम 0 होंगे। वहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे ही नहीं, क्रोमोसोम हो गए नहीं, तो मतलब इस साइड वाला जो सेल होगा वो नॉर्मल सेल नहीं होगा। इसलिए हम कहते हैं कि इंटरफेज, ये जो एनाफेज है ये सबसे इंपॉर्टेंट फेज है इसमें माइटोसिस में, क्योंकि हम यहाँ पे देखते हैं कि क्रोमोसोम की मूवमेंट होती है और क्रोमोसोम की मूवमेंट की वजह से ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो मेंटेन रहती हैं। नेक्स्ट अगली जो चीज़ है उसमें हम कहते हैं कि अगला जो फेज है माइटोसिस में वो है टीलोफेज। टीलोफेज को अगर हम देखें तो हम कहते हैं कि इसमें ये रिवर्स फेज है प्रोफेज का, कि जिस जो चीज़ें प्रोफेज में आपने देखी थी कि वो रिमूव हो जाती हैं वो टीलोफेज में दोबारा से अपीयर होना शुरू हो जाती हैं। कि इसमें अगर हम देखते हैं कि हमारे पास लास्ट फेज है इस माइटोसिस की, कि अगर टीलोफेज है तो टीलोफेज में आपने देखना है कि जो चीज़ें आपने प्रोफेज में लिखी थी वो दोबारा से आपने यहाँ पे अपीयर होना शुरू हो जाएगी। कि अगर हमने वहाँ पे देखा था कि क्रोमोसोम जो है वो हमें अपीयर नजर आना शुरू हो जाते हैं, तो यहाँ पे क्रोमोसोम दोबारा से क्रोमैटिन की फॉर्म में चले जाते हैं, क्रोमैटिन की फॉर्म में चले गए। नेक्स्ट अगली चीज हम कहते हैं कि यहाँ पे प्रोफेज में आपने कहा था कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस दोनों डिसअपीयर हो गए थे, तो यहाँ पे आपने दोबारा से कहना है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्लस न्यूक्लियोलस ये दोबारा अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे हम डायग्राम अगर हम इसकी बनाएं तो हम ये कहते हैं कि 2 सेल क्यों इस तरह से हमने बनाए हैं, क्योंकि हमने पीछे कहा था जो एनाफेज होता है उसमें क्रोमोसोम जो होते हैं वो हाफ एक साइड पे चले जाते हैं, हाफ दूसरे साइड पे चले जाते हैं। तो अगर हाफ एक साइड पे जा रहे हैं, हाफ दूसरे साइड पे जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उस साइड पे भी एक सेल बन रहा है, इस साइड पे भी एक सेल बन रहा है। अब यहाँ पे देखिए हम क्रोमोसोम का नंबर लिखते हैं, ये क्रोमोसोम्स हैं। अब ये वाले क्रोमोसोम टीलोफेज में हम कहते हैं, हमने पहले ही कहा कि क्रोमैटिन बनना शुरू हो जाता है, न्यूक्लियोलस अपीयर होता है और क्रोमैटिन बनना शुरू हो जाता है। ये इस तरह से स्ट्रक्चर बनता है कि आप कह सकते हैं कि जो टीलोफेज होता है वो रिवर्स फेज है प्रोफेज के लिए। जो इवेंट आप प्रोफेज में लिखते हैं उसके अपोजिट जो इवेंट्स हैं वो सारे के सारे आप टीलोफेज में लिखते हैं। अब यहाँ तक जो है इसको आप कहते हैं ये है आपके पास कैरियोकाइनेसिस, कि आपने डिवीजन करवाई न्यूक्लियस की, आपके पास 2 न्यूक्लियस की डिवीजन से आपके पास 2 सेल्स बन चुके हैं, ये देखें। उसके बाद आगे अपने अगली जो माइटोसिस की डिवीजन आपने पढ़नी है वो है साइटोकाइनेसिस। शुरू में आपको स्टूडेंट्स बताया था कि माइटोसिस की 2 डिवीजन होती हैं, एक को आप साइटोकाइनेसिस कहते हैं, एक को आप कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। न्यूक्लियस की डिवीजन आपने करवा ली 4 फेजेस में, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। अब आपने देखना है कि ये जो चीज़ है ये है आपके पास यहाँ पे, इसको आप कहते हैं ये है आपके पास साइटोप्लाज्म। अब आपने इस साइटोप्लाज्म की डिवीजन करवानी है, यहाँ से ये डिवीजन होगी तो ये दोनों सेल आपस में सेपरेट होंगे। अब आपने इसकी डिवीजन करवानी है तो इसका मतलब है ये है आपके पास साइटोकाइनेसिस। अब अगर हम 2 सेल्स कंसीडर करते हैं, एक को हम कहते हैं कि प्लांट सेल हो, दूसरा हम कहते हैं ये एनिमल सेल हो। दोनों के अंदर हम अगर कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस करवा रहे हैं तो सबसे पहले देखते हैं हम एनिमल सेल के अंदर साइटोकाइनेसिस कैसे होती है। एनिमल सेल के अंदर क्या होता है कि एनिमल सेल के अंदर जो आप कहते हैं कि ये जो सेंट्रियोल्स होते हैं उनकी वजह से फाइबर्स बनना शुरू हो जाते हैं। फाइबर्स की वजह से ये जो मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये अंदर की तरफ पिंच होना शुरू हो जाती है और इस पिंचिंग की वजह से हमारे पास 2 सेल्स बन जाते हैं। अब अगर हम प्लांट सेल की बात करते हैं तो प्लांट सेल के अंदर क्या होता है, प्लांट सेल के अंदर सेंट्रोसोम जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि सेंटर में आपके पास जो गाल्जी वेसिकल्स होते हैं, गाल्जी अपरेटस होता है, उसकी वजह से यहाँ पे अगर हम इस तरह से स्ट्रक्चर प्लांट सेल का बनाते हैं तो हम कहते हैं कि अगर ये हमारे पास 2 सेल बने हैं, इन दोनों ने सेपरेट होना है, तो ये कैसे सेपरेट होंगे कि सेल के अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर जहाँ गाल्जी अपरेटस था उसकी वजह से यहाँ पे गाल्जी वेसिकल्स बनना शुरू हो जाएंगे। इन गाल्जी वेसिकल्स की वजह से यहाँ पे एक प्लेट फॉर्मेशन होगी। इस प्लेट को आप कहते हैं कि ये है हमारे पास फ्रेगमोप्लास्ट।
इस ट्रिप्लेट की वजह से यहाँ पे ये सेल दोनों डिवाइड होते हैं। इस तरह हमारे पास प्लांट सेल के अंदर साइटोकाइनेसिस होता है। अब अगर हम इसके एरर्स देखें या सिग्निफिकेंस देखें कि सिग्निफिकेंस कैसे है माइटोसिस की, तो इसमें हम पॉइंट्स देखते हैं कि माइटोसिस का हमें कोई फ़ायदा है या नहीं। अगर माइटोसिस का फ़ायदा है तो हमें इसका कहाँ तक फ़ायदा होता है, और अगर नुकसानात हैं माइटोसिस के तो वो किस हद तक हमें इसके नुकसानात होते हैं। इसमें अगली चीज़ है हमारे पास सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस में हम सबसे पहले देखते हैं कि माइटोसिस की वजह से हमारे पास होती है ग्रोथ। दूसरी चीज हम इसमें देखते हैं कि माइटोसिस की वजह से सेल रिप्लेसमेंट होती है। तीसरी चीज हम कहते हैं इसमें कि माइटोसिस की वजह से हमारे पास रीजनरेशन होती है। और चौथी चीज हम इसमें कहते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है माइटोसिस की वजह से। यह इसकी सिग्निफिकेंस। माइटोसिस में अगर सबसे पहले हम इसके ग्रोथ फेजेस देखते हैं कि ग्रोथ कैसे होती है माइटोसिस की वजह से, तो हम पहले ये कहते हैं कि माइटोसिस जो है उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो कांस्टेंट रहता है। अब हम कहते हैं कि ग्रोथ को अगर हम डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं कि ये परमानेंट चेंज होता है साइज में या शेप में या किसी भी चीज़ में। अब हमारी जो ग्रोथ हो रही है, हम छोटे से थे, बच्चे थे, फिर बढ़ते बढ़ते इस स्टेज पे पहुंचे, तो मतलब ये हमारी ग्रोथ हुई। ये एक परमानेंट चेंज है, इसको आप कहते हैं कि ग्रोथ। ग्रोथ किसकी वजह से होती है? माइटोसिस की वजह से। नेक्स्ट आगे हम कहते हैं कि सेल रिप्लेसमेंट। सेल रिप्लेसमेंट में कैसे माइटोसिस हेल्प देता है कि हमारी बॉडी के अंदर सेल कंटिन्यूसली बन भी रहे हैं और सेल डेड भी हो रहे हैं। जो सेल डेड हो रहे हैं उनकी रिप्लेसमेंट कैसे होती है? उनकी रिप्लेसमेंट करवाई जाती है माइटोसिस की वजह से। नेक्स्ट तीसरी चीज आप कहते हैं रीजनरेशन। रीजनरेशन में क्या होता है कि हमारे अगर कुछ एनिमल्स के अंदर जो बॉडी के पार्ट्स लास्ट हो जाते हैं, उनको उनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो दोबारा अपनी बॉडी के वो लास्ट पार्ट दोबारा से बना सकते हैं। इसमें रीजनरेशन में आप एग्जांपल लेते हैं स्टार फिश की। स्टार फिश की एग्जांपल आप कैसे लेते हैं कि स्टार फिश का अगर कोई आर्म लास्ट हो जाता है, अगर हम कहते हैं कि ये अगर हमारे पास स्टार फिश है तो किसी वजह से अगर हम कहते हैं कि ये आर्म इसका यहाँ पे लास्ट हो गया, तो स्टार फिश के अंदर ये एबिलिटी होती है कि ये दोबारा लास्ट पार्ट अपनी बॉडी के अंदर बना सकती है। ये जो दोबारा से बनाना है इसको आप कहते हैं रीजनरेशन। तो अगर ये रीजनरेशन हेल्प देती है, मतलब अगर माइटोसिस है तो हमारी बॉडी के अंदर रीजनरेशन हो सकती है। चौथी चीज हम कहते हैं हमारे पास होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम कहते हैं हमारे पास होता है बडिंग। बडिंग में हम एग्जाम्पल लेते हैं हाइड्रा की। हाइड्रा में क्या होता है? बडिंग में बॉडी सरफेस के ऊपर एक बड बनता है, एक आउटग्रोथ बनती है। नेक्स्ट वही जो आउटग्रोथ है वो डेवलप करके फुली ऑर्गेनिज्म बना लेती है। तो अगर हम इसमें बडी के एग्जांपल देखते हैं, ये हमारे पास कोई हाइड्रा हो तो हम कहते हैं कि यहाँ पे इसकी बॉडी के ऊपर ये एक छोटा सा बड बनता है। बड मतलब कोई आउटग्रोथ बनती है। अब ये आउटग्रोथ यहाँ पे हो सकता है इस ऑर्गेनिज्म के साथ ही डेवलप कर जाए, और अगर साथ नहीं डेवलप करती तो ये इससे सेपरेट होकर एक नया ऑर्गेनिज्म बना सकती है। नेक्स्ट अगली चीज हम देखते हैं कि इसके अंदर है एरर इन माइटोसिस। कि माइटोसिस के आपने फायदे देखे कि माइटोसिस की वजह से हमारी ग्रोथ होती है, सेल रिप्लेसमेंट होती है, रीजनरेशन होती है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। नेक्स्ट अगली चीज हम इसमें देखते हैं कि माइटोसिस की वजह से हमारे ज़रूरी नहीं कि हमें जहाँ पे इतने फ़ायदे हो रहे हैं तो माइटोसिस मतलब फ़ायदे वाली चीज़ है। माइटोसिस में हम कहते हैं कि इसके कुछ एरर्स भी हैं। कि एरर्स में हम देखते हैं कि माइटोसिस की वजह अगर हम कहते हैं कि एनाफेज है, तो एनाफेज में हमने कहा था कि एनाफेज बहुत इंपॉर्टेंट फेज है। अगर वहाँ पे क्रोमोसोम सही तरीके से हम मूव नहीं करवा रहे तो इसका मतलब वहाँ पे क्रोमोसोम एक साइड पे ज़्यादा चले जाएंगे, एक साइड पे कम हो जाएंगे। अगर ये क्रोमोसोम का नंबर कांस्टेंट ना रहे तो इसका मतलब यहाँ पे आएगा सिंड्रोम, डिजीज आएगा। जिस तरह आप कहते हैं क्लीनफिल्टर सिंड्रोम है या डाउनी सिंड्रोम है या इस तरह की चीज़ें हैं। नेक्स्ट अगली चीज़ आप कहते हैं कि इसमें लास्ट वाली चीज़ है, आप कहते हैं कि माइटोसिस की वजह से कैंसर हो सकता है। कैंसर क्या चीज़ है कि अनकंट्रोलेबल डिवीजन है सेल्स की। कि हम कहते हैं माइटोसिस को कंट्रोल करते हैं जीन्स। अगर जीन्स के अंदर चेंज आ जाए, हमारी पूरी बॉडी के अंदर हर फंक्शन को कंट्रोल करने के लिए जीन्स है, अगर उसी जीन के अंदर चेंज आ जाए तो वो जीन के अंदर चेंज की वजह से नंबर ऑफ जो सेल्स हैं वो ज़्यादा होने शुरू हो जाते हैं। अगर हम कहते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर एक जगह पे 10 सेल बनने हैं और इनको कंट्रोल करता है कोई जीन, एक सीक्वेंस है जो कंट्रोल कर रहा है कि यहाँ पे 10 सेल्स बनने हैं।
अब अगर इस जीन के अंदर, इस सीक्वेंस के अंदर चेंज आ जाए, इसको कंट्रोल करने वाली चीज़ खराब हो जाए, तो मतलब 10 की जगह यहाँ पे 100 सेल बन सकते हैं। और ये जो 100 सेल है, ये इसका मतलब है कि ये नुकसानदेह चीज़ है। हमें तो 10 की ज़रूरत थी, 90 सेल हमारे पास एक्स्ट्रा आ गए हैं। जो एक्स्ट्रा चीज़ है वो है हमारे पास कैंसर, वो अनकंट्रोलेबल चीज़ है। और अगर हम यहाँ पे कैंसर की टाइप पढ़ लेते हैं, तो हम कहते हैं कि इसकी 2 टाइप्स है। एक को हम कहते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर और दूसरे को हम कहते हैं बिनाइन ट्यूमर। और अगर ये ट्यूमर अपनी जगह पे रहे तो हम इसको कहते हैं कि ये है बिनाइन ट्यूमर। और अगर ये मूव कर जाता है एक सेल से दूसरी साइड पे, मतलब अगर हम कहते हैं कि ब्रेन में ट्यूमर था, वो ब्रेन में ही रहे, तो इसको हम कहेंगे ये बिनाइन है। और अगर पूरी बॉडी के अंदर फैल जाता है तो इसको हम कहते हैं ये मैलिग्नेंट है। तो अगर ये ट्यूमर स्प्रेड कर रहा है, फैल रहा है, तो इसको आप कहते हैं, ये कंडीशन आपके पास आ जाती है मेटास्टेसिस। तो स्टूडेंट्स, हमने सिग्निफिकेंस पढ़ी। सिग्निफिकेंस में हमने इसके फायदे भी पढ़े, नुकसान भी। फायदों में हमने देखा कि इसमें ग्रोथ होती है, सेल रिप्लेसमेंट है, रीजनरेशन है। और एरर्स में हम देखते हैं कि इसमें सिंड्रोम्स हो सकते हैं। और अगली चीज़ हमने लास्ट पे पढ़ी है कि इसमें हम कैंसर काज कर सकता है, डर्माटोसिस को सही तरीके से कंट्रोल नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मियोसिस।